हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने उन साथियों को शेयर कर दीजिए जो साथी अभी तक नहीं आए हैं, और आप लोग की वजह से ही अदर साथी जुड़ पाते हैं। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए उनको। तब तक हम लोग अपना विषय देख लेते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में आज हमें पढ़ना है मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिमंडल क्या होता है। अभी तक हमने कार्यपालिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया हमने, राज्यपाल के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। ये सारी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं क्रम से। आज उसी का एक क्रम है, कार्यपालिका का एक क्रम है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो मंत्रिपरिषद होता है, यानी कि जो मंत्री होते हैं, वो कार्यपालिका के रूप में भी और विधायिका के रूप में भी काम करते हैं। अगर वह मंत्रालय से सीधे काम करते हैं तो वह कार्यपालिका के जरिए काम करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन अगर वह विधेयक अगर किसी सदन में पेश करने जाते हैं, विधेयक बनाते हैं, विधेयक को पारित करवाने के लिए सदन में जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, तो वही मंत्री जो पहले मंत्रालय में बैठकर काम कर रहे थे, सूचनाएं बना रहे थे, तो वही हो गए हमारे कार्यपालिका। लेकिन वही जब उठ के जाते हैं सदन में, तो वो हो जाते हैं हमारे विधायिका। ठीक है दोस्तों, तो एक ही मंत्री कार्यपालिका का भी अंग होता है और विधायिका का भी अंग होता है। ये बातें याद करिए, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। तो आज उसी के क्रम में हम देखेंगे आज आपका मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको यहाँ से बनने वाले किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वह डीएलएड का हो, चाहे वो आपका यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, या फिर अन्य एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस लेवल तक का ही क्यों ना हो, आप वहाँ पे क्वालिफाई करके आओगे। यहाँ से आए हुए सारे क्वेश्चन को पूरा आप सेट करके आओगे दोस्तों, अच्छे से हैंडल करके आओगे। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो भारत में संसदीय शासन है दोस्तों, संसदीय शासन है व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था है, वह अपनाया गया है। तो याद रखिएगा, जो भारत का शासन है, भारत जिस प्रारूप में शासन करता है, उस प्रारूप को बोलते हैं संसदीय शासन। संसदीय शासन, संसदीय शासन। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं सर? तो याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे कार्यपालिका के हेड होते हैं, कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। और यह राष्ट्रपति कभी भी अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि एक प्रत्यक्ष रूप से अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके ऊपर काम करने वाले हमारे मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, जो कि यह केवल एक सहयोगी के रूप में बने होते हैं। यह सहयोग करते हैं हमारे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का। लेकिन अगर हम देखेंगे यूएसए हो गया या फिर ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे सीधे सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वहाँ का जो शासन होता है राष्ट्रपति शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति सीधे उस संसद को हैंडल करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है संसदीय शासन होता है, मतलब संसद, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि हमारा जो भारत है वह जनता का माना जाता है, जनता का नेतृत्व करता है लोकसभा, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, लोकप्रिय या लोगों के प्रिय सदन के नाम से हम लोग लोकसभा को जानते हैं। ये बातें आपको पता होगा। एक बात कहना चाहेंगे, अंकिता मिश्रा भाई, एक अंकिता मिश्रा हमारे चैनल पे हैं, काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट भैया ये, और इनका नाम काफ़ी दिनों से हम लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। ये काफ़ी अच्छी स्टूडेंट हैं और सारे सवालों का जवाब जो है वो हमसे पहले देती हैं। हाँ, तो अच्छा है, इसी तरह आप लोग भी बनिए और उनकी तरह जितनी पढ़ाई उनकी मजबूत है उसी तरह आप भी मजबूत करें। और अंकिता मिश्रा जी, आप थोड़ा सा और लेवल ऊपर करें अपना, है ना, तो बेटर होगा। चलिए बेटा, क्योंकि आदमी को हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कमज़ोर हो चाहे बहुत ही तेज क्यों ना हो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कार्यपालिका के हेड हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सहयोगी, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करते हैं। या फिर यह कह सकते हैं आप, जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है वह सलाह लेता है हमारे राष्ट्रपति से। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे।
अनुच्छेद नंबर 74 और अनुच्छेद नंबर 75 यह कहता है, अनुच्छेद नंबर 74 में यह चर्चाएं की गई हैं कि एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, ये आप लोग लिखते चलेंगे, एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। और अनुच्छेद नंबर 75 में यह बताया गया है मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस समय हमारे जो मोदी जी हैं वह हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 75 में साफ साफ यह कहा गया है कि जो हमारे मंत्रिपरिषद के हेड होंगे, नेतृत्वकर्ता होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारे देश के मुखिया होंगे। ये चीज़ याद रखेंगे आप। और 74 में यह बातें कही गई हैं कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए भारत को चलाने के लिए। भारत का एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए जो कि भारत को चलाएगा, भारत की विधायी शक्तियाँ देखेगा, ये सारी चीज़ें मंत्रिपरिषद करता है। आगे चर्चाएं करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वह तो जानी जाती है राष्ट्रपति के नाम से, और लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है वो पीएम के नाम से जानी जाती है। अब मतलब पीएम पे सारा सब कुछ केंद्रित है, तो हम क्या बोलेंगे कि लोकसभा के प्रति क्या है भैया, लोकसभा के प्रति सारा का सारा देश, सारी जनताएं जो है, या फिर कह लीजिए कि सारे मंत्री जो हैं लोकसभा के प्रति केंद्रित होते हैं। इसकी बात अभी हम करते हैं। लेकिन अगर बोला जाए सामूहिक रूप से हमारे जो मंत्रिपरिषद हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति वो क्या होते हैं भैया, वो क्या होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बता देंगे ये हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर बोला जाता है व्यक्तिगत रूप से हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बताएंगे राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति के प्रति। याद रखेंगे भैया, ठीक है ना, ये चीजें याद रखेंगे, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसकी चर्चाएं आगे करेंगे हम बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। बीच बीच में थोड़ा सा शेयर कर दिया करेंगे जिससे कि सर भी खुश हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, तो करना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद नंबर 74 में साफ साफ ये बातें कही गई हैं कि इसके तहत मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और अनुच्छेद नंबर 75 में यह कहा गया है कि 75 के तहत मतलब 75 में यह कहा गया है कि पीएम का जिक्र किया गया है। ये बातें आप जानते होंगे, आपको बताया गया। आगे चलते हैं। जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है, मंत्रियों की अगर नियुक्ति की बात करें, मंत्रियों की, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन तो हर जगह है। लेकिन नहीं होता तो काम बहुत अच्छा हो सकता है, काम खराब भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो आदमी के काम पर ब्रेक लगा देता है। ठीक है, कुछ अच्छे के लिए भी ब्रेक लगता है, खराब के लिए भी ब्रेक लगता है। तो यहाँ पे अच्छे के लिए ब्रेक लगा है। याद रखेंगे, नियुक्ति जो करते हैं हमारे मंत्रिपरिषद का वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे करते हैं, सलाह पे करते हैं। आगे बताएंगे आपको कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है, बने रहिए लास्ट तक आप लोग। और दोस्तों, राष्ट्रपति खुद पीएम के सलाहकार होते हैं, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। पीएम के सलाह पे तो काम करते ही हैं हमारे राष्ट्रपति, सारे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक तरीके से खुद हमारे जो राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद हो गए 14वें नंबर के राष्ट्रपति, अभी जितने भी राष्ट्रपति आए हैं वो सब के सब हमारे पीएम के सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है पीएम अगर यहाँ पे है तो पीएम के चारों तरफ मंत्रिमंडल होता है। उसके बाद आपका कह लीजिए मंत्रिमंडल के बाद होता है मतलब कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री के बाद आपका राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री के बाद आपका उप मंत्री होता है। यह संरचना अभी हम बनाएंगे आपके सामने। तो इस तरह के हमारा पीएम जो होता है, पीएम के चारों तरफ, पीएम एक धुरी होता है, मतलब एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ धुरी के रूप में मंत्रिपरिषद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनके प्रमुख सलाहकार हो गए, वो घूमते रहते हैं, जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के मुखिया जो हैं वह सुचारू रूप से बहुत सारे नीति पॉलिसी अपने दिमाग की जितनी भी उपज हैं उस पूरे विचार से, पूरे सुदृढ़ से, पूरे अपने विवेक से एक अच्छा काम कर सकें जो कि हमारे देश के हित में हो। ठीक है, अनेक काम हो रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे पीएम जी अनेकों पॉलिसीज लाते हैं जिससे कि हमारे देश की भलाई ही छिपी होती है उसमें कहीं ना कहीं, है ना। तो याद रखेंगे इसको। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, जब राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, हमारे मंत्रिपरिषद को जब शपथ दिलवाते हैं तो त्याग पत्र भी कौन लेगा? हमारे राष्ट्रपति ही लेंगे। एक यहाँ पे टर्म्स आ जाता है, एक कंडीशन आ जाता है, जब राष्ट्रपति त्याग पत्र लेते हैं
जबकि शपथ भी दिलाते हैं और त्यागपत्र भी लेते हैं। और त्यागपत्र लेने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो आप बता देंगे। त्यागपत्र लेने का कारण, सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण होता है, आपको पता होना चाहिए क्या, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा सदन में लाया जाता है हमारे किसी एक भी मंत्री के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव हमारे किसी एक भी मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष द्वारा, तो अगर ये साबित हो जाता है, यह कदाचित होता है, अगर यह कदाचारित होता है, अगर यह साबित हो गया कि हमारे किसी एक भी मंत्री ने यह इसका उल्लंघन किया है या फिर अविश्वास प्रस्ताव का पारित करवाने में सफल हो जाता है विपक्षी हमारे किसी एक भी मंत्री के प्रति, तो सारे के सारे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, त्यागपत्र देना होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। किसी एक भी मंत्री के प्रति अगर आया विश्वास प्रस्ताव, तो सारे के सारे मंत्री को त्यागपत्र देना होगा संसद से, सदन से, लोकसभा से, है ना। अभी हाल में 2019 के चुनाव होने से पहले जो हमारे कांग्रेस है, कांग्रेस, अब यहाँ पे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका नाइक नेम क्या है भैया, पप्पू जी, तो वह साहब जी लेकर आए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे पीएम के खिलाफ भैया अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन क्या हुआ, पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने इसको झेला और अपना दिखा दिया कि यह केवल और केवल एक तरह से व्यू है हमें फंसाने का, है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप देखे होंगे। और अविश्वास प्रस्ताव क्यों आता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। अब दोस्तों इसकी योग्यता देख लेते हैं, इनकी मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दोनों सदन में से किसी एक सदस्य, मतलब किसी एक सदन में, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक सदन में, किसी एक सदन के अगर आप सदस्य हैं या फिर सदस्य नहीं भी हैं, उसका आगे बताएंगे क्या कारण है। अगर आप सदस्य हैं तो आप मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं, आप मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं, मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। अगर किसी एक सदन के आप सदस्य हैं तो मंत्री बनाने योग्य हैं, तो आप मतलब कि किसी एक सदन, अगर आप हैं किसी एक सदन के मेंबर हैं, तो आप मंत्रिपरिषद के बनने योग्य होंगे। ये बात आप लिख लेंगे। अगर जैसे अगर हम बात करें, चुनाव होती है, आपने सुना होगा कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो कि चुनाव के बाद भी अपना इस्तीफा देना उचित समझते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में एक ऐसा भी एक सिस्टम है, जैसे कि कोई मंत्री है, जैसे हम बात करें जो लोकसभा है और राज्यसभा है। इसके पहले एक बात और बता देते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, जब हमारा देश का बंटवारा होता है, देश बंटवारा होने के पहले जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी चुन के आए थे, उनका संसदीय क्षेत्र था बंगाल। लेकिन बाद में जब देश का बंटवारा हो जाता है, तो यही हमारे क्योंकि यह हमारे क्या कानून मंत्री होते हैं दोस्तों, अगर ये चले जाते तो बहुत सारे जो हमारे देख रहे हैं संविधान बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चूक जाती है ना। हमारा जो संविधान का स्ट्रक्चर है वह अच्छे तरीके से हो सकता है न तैयार हो पाता। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारे कह लीजिए कि गांधी जी द्वारा, हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी द्वारा, गांधी जी के कहने पर इनको जो है मुंबई से चुना जाता है। वो भी किसी को इस्तीफा दिलवाकर इनको वहाँ पे लाया जाता है किसी दूसरे की सीट पर, फिर ये हमारे संसद में आते हैं और अपना जो भी कारनामा आगे होता है सारी एक सुचारू रूप से चलाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे। इसी तरह सेम, अगर मान लीजिए आप मंत्री बन भी गए, आप किसी भी सदन के मंत्री नहीं हैं, मतलब किसी भी सदन के, ना ही लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, दोनों सदन के में से किसी एक के भी आप सदस्य ना हो, नहीं होने का कंडीशन बता रहे हैं, होंगे तो आप तो एलिजिबल हो गए। अगर आप दोनों सभा के सदस्य हैं तो आप तो एलिजिबल हो गए मंत्रिपरिषद के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप तो 6 महीने के लिए चुन लिए जाओगे, 6 महीने के लिए आपको चुना जा सकता है मंत्रिपरिषद। और नहीं होने का एक कारण भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष हो जिसको चुना जाना अनिवार्य हो, जिनको मंत्री चुना जाना बहुत ही अनिवार्य हो, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो, तो उसके कंडीशन में इनको एक 6 महीने का छूट दिया जाता है, या फिर 6 महीने के लिए इनको टाइम दिया जाता है कि अब 6 महीने के अंदर आपको तो मंत्री बना दिया जा रहा है, आपको मंत्री तो बना दिया जा रहा है, लेकिन एक हमारा टर्म और कंडीशन है कि आप अगर चुनाव हार भी जाते हैं और आपका बनना अनिवार्य है, मंत्रिपरिषद में आना अनिवार्य है, तो आपको एक कंडीशन दिया जाता है, आपको 6 महीने के पहले लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक भी सदन में आपको सदस्यता पानी होगी। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर आप लोकसभा के हैं तो लोकसभा के तो रहेंगे ही, लेकिन अगर राज्यसभा से हैं
तो आप लोकसभा के पास या फिर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, जितनी भी हमारी मंत्रिपरिषद होते हैं सारे के सारे, चाहे राज्यसभा से हों चाहे लोकसभा से हों, लेकिन वह हमारे कह लीजिए मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। जैसे अगर बात करें मनमोहन सिंह जी दोस्तों, वो राज्यसभा से ही रहते हैं, लेकिन क्या है, वह कभी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी थोड़े थे, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। लोकसभा यानी कि लोकसभा जो होता है लोगों का सदन होता है, और उसी में हमारे जो चयनित होते हैं, चुने जाते हैं एमपी, वो उसी सदन के वह एमपी होते हैं, उसी सदस्य के उसी सदन के वो क्या काम करते हैं, सारे अपना विधायिका का काम करते हैं उसी सदन से। तो याद रखेंगे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा से हो, लेकिन सारे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप जरूर बताएंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और बता देंगे कि अगर कोई मंत्री मान लीजिए चुन लिया जाता है, मंत्री बन जाता है, लेकिन वह क्या काम करता है, उसकी कह लीजिए कि वो जीतता नहीं है, मंत्री तो आ जाता है लेकिन उनका जीता जाना भी, उनका बना रहना भी अनिवार्य है। तो इस कंडीशन में अगर वो हार जाते हैं तो उनको एक चुनौती भरा वर्क झेलना पड़ जाता है, कह लीजिए, जिससे कि उनको एक टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना होता है। उनको बोला जाता है कि आप जो है 6 महीना के अंदर दोनों में से किसी एक सदन के अगर सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तब तो आप अपने पद पे बने रहेंगे, अन्यथा आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बताया गया था, जो मंत्रिपरिषद होता है वह पूरा अगर देखा जाए उत्तरदायी किसके प्रति होता है, तो बता देंगे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका भी कारण है, क्योंकि आपको पता है जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्री जो होते हैं वह लोगों द्वारा चुने जाते हैं और लोगों का प्रिय सदन लोकसभा है। इस वजह से लोकसभा के प्रति ही सारे मंत्रिपरिषद एक तरह से उत्तरदायी होते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों बता देंगे, लोकसभा के प्रति सारे मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो बता देंगे राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब यह चीज़ आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट में नहीं आएगा। यूपी टेट में तो भर के आएगा, सुपर टेट भी आएगा। जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे, तब तक यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वीडियो होगी तो आप बार बार वीडियो को देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद 3 भागों में बटा होता है। कैबिनेट मंत्री, इसके बाद देखें तो राज्य मंत्री, इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो बता देंगे उपमंत्री। कौन मंत्री? उपमंत्री भैया, उपमंत्री। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है सर? याद रखेंगे, जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, उस मंत्री को, उस मंत्रीगण को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री, या फिर वह कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे रक्षा मंत्री हमारे कौन हैं? राजनाथ सिंह इस समय हैं, याद रखेंगे भैया। रक्षा मंत्री के बाद जैसे बात करें हम, जैसे कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी, अगर बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर विदेश मंत्री की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी, अगर जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो गजेंद्र शेखावत जी, अगर सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करें तो बता देंगे नितिन गडकरी जी। ठीक है दोस्तों, नितिन गडकरी जी। यह सारे चीज़ हैं, आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे और लिखेंगे अपने कॉपी पर कि ऐसे मंत्री जिनके पास भैया महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लेंगे। एक बात और लिखेंगे इसके अंदर भैया, कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्रालय हैंडल करते हैं और प्रधानमंत्री का सहयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि प्रधानमंत्री सुचारू रूप से नीति और पॉलिसी ला सकते हैं या पॉलिसी लाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सुचारू रूप से। बिना इनके सहयोग के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर सकते, इसको याद रखेंगे।
अब राज्य मंत्री की बात हो गई तो राज्य मंत्री दो प्रकार की होती है भैया, एक होती है कैबिनेट मंत्री, एक होती है कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री, कैबिनेट की सहायक मंत्री होती है। एक होती है भैया स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इसको लिख लेंगे। जो कैबिनेट की सहायक मंत्री होते हैं यह हर समय, याद रखेंगे, यह सहायता प्रदान करते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक के लिए, इनको चयन किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं दोस्तों, ये किसी विभाग के लिए चाहे वो जो भी विभाग हो, किसी भी विभाग के लिए स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा जाता है, स्वतंत्र प्रभार इनको सौंप दिया जाता है किसी भी विभाग के लिए, ये चीज़ याद रखेंगे। और जो उप मंत्री होते हैं इनका जो क्षेत्र होता है प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए होता है, प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए होता है। यह प्रशासनिक कार्य को देखते हैं और उसके प्रति निर्णय लेते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। यह हो गया हमारे उप मंत्री का। एक चीज़ आपको बताना भूल गया हमने स्टार्टिंग में, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं इनकी भी संख्या एक तरह से बाध्य कर दी गई है, इनकी भी संख्या एक तरह से लिमिट कर दिया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा के जो अच्छा आगे बता देंगे इसको, पहले आगे देख लीजिए। इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद को ही हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, मतलब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वह एक तरह से मुझसे क्या कहते हैं बताइए, लोग, मतलब कि लोगों का सरकार, ये चीज़ याद रखेंगे भैया, ठीक है। इन्हीं का बहुत ज़्यादा काम होता है, यही तो विधायी बनाते हैं हमारे, है ना। अब एक चीज़ आप देखिएगा, संरचना आपके सामने एक बनाते हैं हम, जो हमारा अगर देखा जाए केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे अंदर होते हैं पीएम होते हैं। एक चीज़ इसको हम सही से बना देते हैं, एक मिनट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो इरेज किए हैं आप उसको लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे बीच में तो पीएम होते हैं, पीएम सबसे पावरफुल होते हैं, केंद्रित होते हैं, है, याद रखेंगे, केंद्र में पीएम हो गए। इसके ऊपर जो मंत्री आएगा भैया उसे बोलेंगे कैबिनेट मंत्री, याद रखेंगे, कैबिनेट मंत्री ये होते हैं। कैबिनेट मंत्री के ऊपर भी आते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, राज्य मंत्री। इनके ऊपर आ जाते हैं उपमंत्री, यह हो गया हमारा उपमंत्री। बस इसी पूरे संरचना को ही हम बोलते हैं क्या, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जो रियल में हम सरकार कहते रहते हैं, सरकार आखिर क्या होता है, सरकार यही होते हैं। इन पूरे संरचना को हम सरकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही विधायिका का भी निर्माण करते हैं, कार्यपालिका भी इन्हीं के अंडर में होती है। हमारे जो कह लीजिए नाल है हमारे देश का, हमारा देश का जो गला है ना, इन्हीं लोग के हाथ में होता है। यह लोग अच्छा काम करेंगे तो बार बार बने रहेंगे पद पर, जैसा कि मोदी जी हैं। अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ गलत करते हैं किसी कारणवश या फिर जो भी हो, तो जनता उनका परिणाम भुगतवाने के लिए तैयार होती है ना, यही होना चाहिए। अब देखिए, अगर किसी एक मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है, किसी भी एक मंत्रिपरिषद के प्रति अगर उस अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सारे मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि वो सामूहिक रूप से हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सिर्फ यही कारण होता है कि सारे मंत्री अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद, उसको पारित होने के बाद सारे मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, कैबिनेट मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है, यह क्या निश्चित होती है, तो बोलेंगे वास्तव में तो इनकी संख्या की लिमिट ही नहीं होती है। इनकी संख्या चाहे जितनी भी हो सकती हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसे फिक्स करे। आखिर सरकार होता कौन है, तो बताएंगे सरकार यही होते हैं, यही अपनी संख्या फिक्स करते हैं, लेकिन कुछ सालों तक फिक्स करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जैसे कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके थ्रू यह बताया गया, जितने भी हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के अंदर अगर 545 इस समय हैं, तो 545 का 15% ही, मात्र 15% ही हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री की संख्या होगी। यानी कि हमारे मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो मात्र और मात्र लोकसभा मेंबर के लोकसभा सीट की 15% होगी। यह बातें कही गई थी, याद रखेंगे। अच्छा, कार्य की बात कर लेते हैं इनके, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं इनके कार्य की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिएगा कार्य भैया, इसको आप नोट कर लिए होंगे भैया, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हम समय भी देते हैं आपको, है ना। अब देखिए इनकी कार्य क्या होती है, तो याद रखेंगे, कार्य के लिए आप लिख लेंगे कार्य।
राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति की सहायता करना, पहली पॉइंट, राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति की सहायता करना। दूसरी पॉइंट क्या हो सकती है सर, थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकती है, तो बोलेंगे विकासात्मक जितने भी कार्य होते हैं उनका व्यू तैयार करना, विकासात्मक कार्य करना, विकासात्मक कार्य करना मतलब यह कहीं पुल टूटा है तो पुल को बनवाना, कहीं रोड की व्यवस्था नहीं है तो रोड बनवाना, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं तो पानी गांव तक पहुंचवाना, कोई भी व्यवस्था, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं तो बिजली करवाना, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम करना, कह लीजिए विदेश से अच्छे कह लीजिए कि अपना रिश्ता बनाना, रिलेशन कायम करना, मतलब अनेक काम होते हैं जो विकासात्मक देश किस रूप से क्या करें ये लोग कि देश विकास के अग्रसर हो जाए, विकास के तरफ अग्रसर हो जाए, तो वैसे वैसे सारे काम इन्हीं के जिम्मे होता है। बजट लाना, आप पता होगा आपको बजट अभी हाल ही में आया है। अगर आपको बजट की पूरी वीडियो देखनी है 2020 की तो 2021 की, तो आप तुरंत और तुरंत ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और आपको अनेक वहाँ पे जीके की भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो बजट की भी सारी चर्चाएं भी यही करते हैं। इसके बाद भैया जो भी पॉलिसी वगैरह बनाना होता है, नीति बनाना होता है, कानून बनाना होता है, विधेयक पारित करवाना होता है, सब के सब काम इन्हीं के जिम्मे होता है। जैसे भी हाल में आप चर्चाएं सुने होंगे, किसान बिल और कैब हो गया है ना, कैब मतलब सिटीजन अमेंडमेंट बिल बाद में पारित हो जाता है तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। ये सारे काम जैसे कि किसी क्षेत्र को अपने मिलाना, किसी क्षेत्र विशेष को भारत के अंदर लाना, भारत के राज्यों को 2 राज्यों में बांटना, किसी भारत के किसी एक राज्य में जिले का अधिकतम संख्या बताना या फिर उसको संख्या को बढ़ाना घटाना, ये सारे काम, नदी विवाद को मतलब देखना किसी दो राज्यों के बीच में, ये सारे के सारे काम जो होते हैं उस राज्य से पारित होने के बाद हमारे सीधे के सीधे यहाँ पे बिना इनके सलाह पर राष्ट्रपति के देख रेख के अंदर ही सारे सब कुछ होते हैं। राष्ट्रपति आपको पता है किसके सलाह के अनुसार काम करते हैं, तो हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर काम करते हैं सलाह से, ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे कि भारत रत्न, जितने भी भारत रत्न हर साल दिए जाते हैं, खैर 2020 में नहीं दिए गए और 2021 में भी नहीं दिए गए, ये चीज़ याद रखेंगे। भारत रत्न ना ही 2020 और ना ही 2021 में दिया गया किसी को, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गणतंत्र दिवस पर इसका कह लीजिए अनाउंसमेंट होता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, फिर दे दिया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। भारत रत्न का चयन करना, भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, राजीव गांधी अवार्ड जो खेल रत्न का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जितने बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं उनको किसको देना चाहिए, ये सारी चर्चाएं जो होते हैं हमारे मंत्रिपरिषद ही करते हैं, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, कभी से मंत्रिपरिषद आ रहा है सर, मंत्रिमंडल नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, आपको बताएंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, इस सारी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शेर और शेरनियों। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद। एक मिनट बेटा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस हैं, तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मामूली सा डिफरेंस है। जैसे अभी हमने संरचना बनाया था, बीच में पीएम होते थे, इसके बाद हमारे कैबिनेट मंत्री, इसके बाद हमारे राज्य मंत्री, इसके बाद हमारे उपमंत्री यह थे। लेकिन अगर इसमें बात करें मंत्रिमंडल में तो सिर्फ और सिर्फ पीएम होते हैं, इसके बाद हमारा कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, याद रखेंगे कैबिनेट मंत्री। ये संरचनाएं होती हैं, याद रखेंगे। जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है उसमें हमारे मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और मंत्रिमंडल में संख्याएं कम होती हैं। याद रखेंगे भैया, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है, जैसे कि देखने से पता चल रहा है आपको। और इनकी शक्ति जो होती है, इनकी शक्ति इसके मंत्रिमंडल देता है। जो इनकी शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल के ही द्वारा इनको दिया जाता है। जैसे कि अगर पीएम को मान लीजिए, जैसे पहले संख्या की बात कर लेते हैं। इनकी संख्या अगर देखें दोस्तों तो याद रखेंगे जो इनकी संख्या होती है वो 74 से 75 या फिर कभी 80 भी हो सकती है। इस तरह मतलब कि 80, मान लीजिए 70 से 80 के बीच में इनकी जब संख्या है और इनकी मात्र 15 से 20 के बीच में संख्या होती है। इनकी चर्चाएं जो होती हैं 75 और 74 अनुच्छेद में हैं, ये बात याद रखेंगे। इनकी शक्ति मंत्रिमंडल से मिलती है, इनकी जो शक्ति होती है
आपस में आप अपने आप में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी किसी ज़माने में, और एक चीज़ और याद रखेंगे, इनकी जो चर्चाएं हैं 74 और 75 के अनुच्छेद में है, लेकिन इनका किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया है कि भारत का एक मंत्रिमंडल है। ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है कि इनको हम लोग किचन कैबिनेट के नाम से जानते थे। किचन कैबिनेट, ये क्या होता है सर? किचन कैबिनेट। तो याद रखेंगे, बहुत पुराने जब यह तो सिस्टम नया आया है, कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री और पीएम, है ना। तो याद रखेंगे इसे क्या हम बोलते हैं, मंत्रिमंडल। यह पहले बहुत था कि हमारे जो पीएम थे, पीएम के सहयोगी हो गए, पीएम के नाथ रिश्तेदार हो गए, या पीएम के मित्र हो गए खास, उनके साथ पीएम कभी चाय पीते वक्त, या फिर कोई काम करते वक्त, कोई नाश्ता पानी करते वक्त, या फिर इंटरटेनमेंट के दौरान वह छोटे मोटे डिसीजन ले लिया करते थे। छोटे मोटे क्या कहिए, बड़े से बड़े डिसीजन ले लिया करते थे। और वही लोग आते थे हमारे मंत्रिपरिषद, मतलब कि राज्य मंत्री और उप मंत्री को सलाह के तौर पे सूचना देते थे, और उस अकॉर्डिंग हमारे पूरे देश में वो विधि लागू होती थी। लेकिन अब उसे बोला जाता है हम लोग मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कोई भी काम अगर हमारे पूरे राज्य में लागू करवाना है मंत्रिमंडल द्वारा, तो हमारे पीएम की सलाह पर यह बैठक होती है सिर्फ। और सीएम हमेशा इतनी बड़ी बैठक तो नहीं करवा सकते पीएम, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, और इतनी छोटी 15 से 20 की संख्या में है तो कहीं भी बैठा के अपना निर्णय ले लिया जाता है। इस तरह जब ये कैबिनेट मंत्री के साथ निर्णय लेते हैं, तो यही कैबिनेट मंत्री आते हैं और यहाँ से अपनी सूचना राज्य मंत्री तक पहुँचाते हैं, और राज्य मंत्री उप मंत्री तक पहुँचाते हैं। और आपको अभी बताया गया, जो उप मंत्री हैं वो प्रशासनिक कार्य देखते हैं। तो उप मंत्री का काम होता है पूरे अच्छे तरीके से प्रजातंत्र को प्रशासनिक तौर पर विस्तार किया जाए, जो नियम कानून है, और सबके तक पहुंचाया जाए और सबसे फॉलो करवाया जाए। ये बात आपको याद होगी, तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही था इस पूरे वीडियो में। 1 से 2 बार वीडियो आप देखिएगा, सारी बातें रटी जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया, अंकिता मिश्रा जिस हिसाब से जवाब देती हैं सारे क्वेश्चन का टाइम से पहले, उस हिसाब से आप भी जवाब देंगे। थोड़ा सा मेहनत करिए, और यही सारे पोर्शन आपको सुपर टेट तक काम आएंगे। तो कभी भी कोई भी पेपर हो, पेपर के जस्ट तुरंत पहले आप पूरे वीडियो को खंगाल के जाइएगा दोस्तों, देखिएगा। एक तो क्वेश्चन आपके हर एक वीडियो से मिलेगा, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस लेवल तक कि आपको कहीं से भी सामाजिक अध्ययन हो गया, चाहे आपको इन्वायरमेंट हो गया, चाहे आपको साइंस वाला पोर्शन हो गया, ये तीनों चारों पोर्शन आपको कहीं से भी नहीं पढ़ने को मिलेंगे। वैसे आपका यूपी टेट का हिंदी का क्लास और मैथ के क्लास स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द ही सारे क्लासेस आपको सामने देखने को मिलेंगे। आप लोग धैर्य बनाइएगा, मेहनत करिएगा। एक काम हमारे लिए नहीं करते हैं आप लोग अगर थोड़ा सा भी आपके दिल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रति, प्रकाश सर के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, तो याद रखिएगा, जितना मेहनत हम लोग करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा भी अगर आप कर देंगे उसी अकॉर्डिंग, तो बस स्टेटस लगा दिया करिए इस वीडियो को। जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी लगाया करिए, अन्यथा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है आप अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने घर के भाई बहनों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जोड़िए, उनको ज़रूर यहाँ से मदद मिलेगी, और आप ज़रूर किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करेंगे और हमें मिठाई भी खिलाएंगे। ठीक है, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन आप आएंगे और बोलेंगे सर हमने एग्ज़ाम क्रैक किया है आपके चैनल से पढ़कर। तो हमको बहुत खुशी होगी और हम लोग पार्टी भी करेंगे साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।